गोपाल राय यहां पर आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं। उन्होंने माफी मांगी। साजिया इल्मी की सभा में जो बात कही गई उसके लिए खुलेआम वो माफी मांग रहे हैं। क्या आप दोनों भी अपनी अपनी पार्टी के नेता हैं, माफी मांगेंगे जो बयानात आप लोगों की पार्टी के नेताओं ने दिए उसके लिए, जो गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया, चाहे खूनी पंजा हो या खूनी आदमी का? भाषा को मर्यादा खोलने के लिए यदि कोई भी खोलता तो माफी मांगना चाहिए, इसमें दो मत नहीं है। तो अगर बेनी प्रसाद वर्मा खूनी आदमी कह रहे हैं मोदी को, तो आप माफी मांगेंगे पार्टी की मर्यादा को नहीं खोना चाहिए? महाबल जी, अगर बेनी प्रसाद वर्मा खूनी आदमी कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी के लिए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या आप पार्टी की तरफ से माफी मांगेंगे इसके लिए? देखिए, उन्होंने किस कंटेस्ट में कहा और ये बड़ा आसान हो जाता है आपको संदर्भ की व्याख्या करने लगते हैं। संजय जी, ये संदर्भ की तरफ क्यों नेता चले जाते हैं? साफ साफ माफी मांगे अगर इस तरह की बात कही गई। गोपाल राय माफी मांग रहे हैं बेबाकी से। देखिए, समस्या ये है कि कांग्रेस जैसी पार्टी में महाबल मिश्रा वो माफी किसी के बिहाफ पे नहीं कह सकते, क्योंकि अभी एक मसला राहुल गांधी का हुआ था। ये मसले की शुरुआत एक अजीब सी, जिस समय मोदी के बारे में गुजरात चुनाव के दरमियान सोनिया गांधी ने कहा था मौत का सौदागर, उसका एक लाभांश मिला था नरेंद्र मोदी को। कांग्रेस अब खूनी पंजा को उसी तरह देखना चाहती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मोदी के कहने के एक दिन के बाद से इस तरह का रिएक्शन वो हुआ है। बाकी एक चीज और है कि हमारी परंपरा में एक चीज और है जिसको पॉलिटिकल पार्टीज को ध्यान रखना चाहिए कि अगर मोदी को उसका लाभ मिला या सोनिया गांधी को इसका लाभ मिला कि कांग्रेस उनको, बीजेपी उनको कंसिस्टेंटली टारगेट करती रही 2004 में, तो पर्सनल अटैक जितने होंगे जिसके खिलाफ, उसको थोड़ा सा पब्लिक सिंपैथी का वो फैक्टर मिलता है। अगर इसे पॉलिटिकल पार्टीज समझ लें अपने ही इतिहास को देख करके, इलेक्टोरल हिस्ट्री को देख करके, तो ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है। दूसरी चीज है कि दिल्ली में जो आप बोला हुआ है वो एक डिफरेंट इशू की तरफ, जैसा मैं देख रहा हूं, वो एक इस लहजे में है कि एक आप किसी नॉन पॉलिटिकल आदमी को लेकर के आते हैं और माखौल उड़ा करके आप एक छोटे से वो जो भी क्राउड का ऑडियंस है उसको आप इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या आज के समय में ये है कि आप एक बहुत लोकलाइज्ड ऑडियंस को एड्रेस करना चाह रहे हैं, लेकिन टेलीविजन के टाइम में जिस समय 24 घंटे निगाहें हैं टीवी कैमराज की, उस समय वो चीज जो है वो नेशनल हो जाती है जिसको आप लोकल। गोपाल राय जी, नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान क्यों दिए जाते हैं? क्या बड़ा आसान होता है कि इस तरह का बयान दो और चर्चा में आ जाओ? मुद्दों की राजनीति क्यों नहीं हो रही है? मसले जो हैं तमाम देश की जनता के सामने, महंगाई, भ्रष्टाचार, इसको लेके बयान दिए जाने चाहिए। क्या ये चीप पब्लिसिटी के लिए हथकंडा अपनाया जाता है, सस्ती लोकप्रियता के लिए? देखिए, मसला यहां पर आकर खड़ा हो गया है कि वर्तमान समय में जो सिस्टम है, इस सिस्टम को बदले बगैर इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, और इस सिस्टम को बदलने की हिम्मत वर्तमान नेताओं में नहीं रह गई है, पार्टियों में नहीं रह गई है, और इसलिए वो हर समय यही चाहते हैं। अगर आप तमाम चुनावों का अगर आप इतिहास उठा करके देखें, अल्टीमेटली ये चुनाव को नॉन इश्यूज पर ले जाकर के फंसाते हैं, और उस पर चाहे वो इमोशन का मसला हो, चाहे धर्म का मसला हो या जाति का मसला हो, उन मुद्दों को उन 5 दिनों में गरमाने की कोशिश होती है कि जहां वोटर अल्टीमेटली उसी पर पोलराइज होकर के वोट कर दे, और फिर वो बेचारा 5 साल तक कूड़ता रहता है, अपने को कोसता रहता है। तो ये एक टैक्टिस रही है भारतीय राजनीति की। लेकिन दिल्ली के अंदर हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीजों के बावजूद आ करके एजेंडे पर बात हो। महंगाई दिल्ली में घटेगी कि नहीं घटेगी, इस पर चर्चा होनी चाहिए, और उसको हम लोग कोशिश करेंगे और छोड़ेंगे नहीं। भ्रष्टाचार के समाधान का रास्ता दिल्ली से शुरू होगा कि नहीं होगा, इस पर हम लोग अडिग रहेंगे। जो तमाम दिल्ली के विकास के दावे हैं, वो सबकी उसमें सहभागिता बनेगी कि नहीं बनेगी? क्या चंद लोग और चंद रोड और चंद जो है फ्लाईओवर विकास के मापदंड बने रहेंगे, या लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतरी का रास्ता विकास का मापदंड बनेगा? एक सवाल का जवाब दीजिए। दरअसल राजनीति में विकास के लिए या तमाम जो मसले हैं उनको एड्रेस करने के लिए भी जरूरी है कि स्थायी सरकार हो, वहां बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें ना देखने को मिले कि हंग असेंबली। अगर इस तरह की सूरत बनती है राजधानी में, दिल्ली में चुनाव के बाद, क्या आपकी पार्टी, अगर इस तरह की स्थिति बनती है कि ना कांग्रेस के पास बहुमत है, ना बीजेपी के पास बहुमत है, ना आम आदमी पार्टी के पास है, तो क्या आप किसी को सपोर्ट करेंगे, किसी को समर्थन देंगे या किसी का समर्थन लेंगे? नहीं, ना हम किसी को समर्थन देंगे ना किसी का समर्थन लेंगे। तो सरकार कैसे बनेगी? वालों से हमारी यही अपील है जी कि अगर आपको लगता है कि कांग्रेस समाधान दे सकती है आज की समस्याओं का, आप उसी की सरकार बनाइए पूर्ण बहुमत से। अगर लगता है कि बीजेपी उसका समाधान दे सकती है भ्रष्टाचार का, आप उसी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाइए। लेकिन अगर लगता है कि आम आदमी पार्टी एक नए समाधान की तरफ बढ़ रही है,
तो आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाइए। हमारी पुरजोर अपील है दिल्ली वालों से, और हमें उम्मीद है जो अंडर करंट हमें दिख रहा है। अच्छा। आपको बताऊं अखिलेश जी, जब मतदान की क्या है अंडर करंट है क्या, ये तो बताइए। दिल्ली के इतिहास में रिकॉर्ड बहुमत से सरकार बनने जा रही है आम आदमी पार्टी की। अच्छा आरती मेहरा जी, आप लोगों का नुकसान तो नहीं हो गया? एंटी इनकम्बेंसी का आप सोच रही थी फायदा मिले, सत्ता का वनवास खत्म हो। 1998 के बाद से सत्ता में दिल्ली में आप आए नहीं है। यहाँ गोपाल राय जी कह रहे हैं कि अंडर करंट है, वही अब सरकार में आ रहे हैं। अखिलेश जी, मैं भी लगातार 1 महीने से घूम रही हूँ, मुझे कहीं आम आदमी पार्टी का करंट नजर नहीं आता। ये खुद अपना सर्वे खुद करवाते हैं, खुद अपने आप को मार्क्स देते हैं और खुद अपनी पीठ खुद ठोक लेते हैं, और चैनल्स में ये अपनी बढ़त को दिखाते हैं। लेकिन आप दूसरे सर्वे देखिए कि वो सर्वे क्या दिखा रहे हैं। लगातार बढ़त अगर दिखाई जा रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी की दिखाई जा रही है। अच्छा। आज हमारी लड़ाई तो है ही सिर्फ कांग्रेस के साथ। हाँ। और कांग्रेस बुरी तरह से फेल हुई है, नव महिलाओं की सुरक्षा दे सकी, भ्रष्टाचार में लिप्त शीला सरकार को शंगलू कमेटी से लेके लोकायुक्त, सीएजी, पीएसी सबने दोषी ठहराया, महाबल जी किया। महाबल जी, आपने तो अभी तमाम दावे किए थे कुछ देर पहले। आरती मेहरा जब हमारे साथ नहीं जुड़ी थी, आरती मेहरा तो आपके तमाम दावों की हवा निकाल रही है कि आप लोगों ने कुछ किया नहीं। प्रैक्टिसेस है। देखिए अखिलेश जी आरती मेहरा जी मुगेर लाल जी की हसीन सपने देख रही हैं। अच्छा, मुझे तो ये पता है जो कि आप और बीजेपी नंबर 2 और नंबर 3 की लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, आरती जी बड़ी आदरणीय हमारा महिला नेता है, मैं आदर करता हूं, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। इनका आप पार्टी और दोनों में नंबर 2 और 3 की लड़ाई है। हमारी सरकार बनने जा रही है और सरकार बनेगी और विकास के महाबल जी आपको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं क्या? आपने बीजेपी का हरिशरण बल्ली जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनको अपना उम्मीदवार बना डाला है। और बड़े नेता है महाबल जी, आप इतने बड़े और पुराने नेता है, क्या आप ये जो जनता की नब्ज वो पढ़ना भूल चुके हैं क्या? चलिए, क्या आपने अपने आप को पब्लिक से इतना डिस्कनेक्ट कर लिया महाबल जी? महाबल जी आप यही भूल गए। महाबल जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, कितने लोग टूट रहे हैं, उनका मोह कितना भंग हुआ है कांग्रेस से। महाबल जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। ये तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, दो पार्टियों के बीच इस तरह के आरोप लगते हैं। मेरा अलग सवाल था, आप कहते हैं कि विचारधारा की राजनीति आप लोग करते हैं, ये कौन सी विचारधारा है? बीजेपी के बागी जो उम्मीदवार थे, हरिशरण बल्ली, जिन्हें बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दिया, उन्हें आपने फौरन अपना लिया। देखिए हाईकमान, और ये है जो बल्ली जी नहीं, बीजेपी के जो बल्ली जी हैं उनको अपनाया हाईकमान, हमारी अपनाया, हम स्वागत करते हैं। और आपने अपनाया नहीं, टिकट भी दे दिया फौरन कांग्रेस पार्टी के। बिल्कुल दिया है, इसमें दो मत नहीं है। बहुत सारे चीज होते हैं जो हाईकमान फैसला लेती है, उसके अपने दृष्टिकोण होते हैं। मतलब वहां विचारधारा मायने नहीं रखती है। दिवालियापन नहीं हुआ, हमारे पार्टी में बहुत मजबूत रहता जी। मतलब हाईकमान फैसला ले ले, वहां विचारधारा मायने नहीं रखती है। संजय जी, खोखली हो रही है पार्टी। संजय सिंह हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं। संजय जी, ये कौन सी विचारधारा की राजनीति होती है? नहीं, इसमें कोई विचारधारा नहीं है, इसमें सिंपल विनेबिलिटी का फैक्टर जो जीतेगा वो है। दूसरी चीज जो है ये है 47 की संख्या की आप बार बार बात कर रहे हैं, उसमें मैं आपके एक दावे से सहमत हूं कि उनके कारण भाजपा को अपना नेता दिल्ली में चुनना पड़ा, बदलना तो नहीं पड़ा एक तरह से, क्योंकि वो विजय गोयल स्वयं ही मुख्यमंत्री के दावेदार थे। मतलब बीजेपी की राह मुश्किल हो गई आपकी वजह से, ये मानते हैं आप? नहीं, उसके कारण बीजेपी को फायदा हुआ है। अच्छा, फायदा हो गया आप इनफैक्ट बीजेपी को फायदा करवा गई, क्योंकि आपको ये लगता था कि उसके बाद विजय गोयल किसी तरह का यहाँ पे विद्रोह करेंगे जिसके कारण उनको फायदा होगा, और इसी कारण से उस बीच के पीरियड में आपको एक ट्रैक्शन मिला था जिसमें वो सारे ओपिनियन पोल्स में भी आप देखेंगे कि आप ऊपर गई थी। लेकिन उसके बाद की स्थिति में थोड़ा बदलाव है, और अभी जो एक बैंडवैगन इफेक्ट की ये नंबर्स के कारण जो बातें होती हैं वो है कि ठीक है, स्वीप है, करंट है, वो बाकी चीजें हैं, या आगे हम सरकार बना लेंगे और उसके बाद की चीजें करेंगे। कुल मिलाकर जंग बहुत दिलचस्प है इस बार अगर दिल्ली की बात की जाए, और ऐसा में एक बड़ा सवाल है कि आखिर दिल्ली में सत्ता किसके हाथ लगेगी, और कहीं सत्ता की चाबी किसी के हाथ लग गई तब क्या स्थिति बनती है, तब सियासी समीकरण क्या होता है, वो भी देखना अहम होगा, क्योंकि आपकी एक बड़ी भूमिका इस बार मानी जा रही है। आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।